Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting the chapter number 9 of Indian Economic Development, Environment and Sustainable Development. What is the name of your 9th chapter? Environment and Sustainable Development. Meaning of environment. Environment means जो हमारे आसपास हमें सब तरफ से घेरा हुआ है वो सारा सब कुछ क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है. एनवायरनमेंट इज डिफाइंड इज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज. सारी रिसोर्सेज जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, सारे फोर्सेस जो हमें अफेक्ट करते हैं, वो सब कुल मिलाकर क्या कहलाते हैं? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कहलाते हैं. एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंड अस. It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. एनवायरनमेंट में सभी हमारे आसपास पाए जाने वाले बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर शामिल हैं जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं. बायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड्स ऑल लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट्स, फिशरीज एट्सेट्रा. बायोटिक एलिमेंट में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास हैं वो उसमें शामिल होते हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल, प्लांट, फॉरेस्ट, फिशरीज एट्सेट्रा. और अबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाएंगे. अबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड एट्सेट्रा. So there are two type of elements, biotic and abiotic. Biotic includes all living organism and abiotic includes all non-living organism. फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या काम करता है? प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेज देता है. एनवायरनमेंट सप्लाई रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स वो समय के साथ साथ और रिसोर्सेज डेवलप हो जाएंगे, रीन्यू हो जाएंगे, वो रीन्यूएबल कहलाते हैं. जैसे पानी में मछलियाँ होती हैं, हम मछलियाँ पकड़ते जाएंगे लेकिन धीरे धीरे नई नई मछलियों का भी बर्थ होता जाएगा और फिर मछलियाँ बढ़ती चली जाएंगी, यानी वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए जो समय के साथ साथ फिर से पैदा हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे. और नॉन रिन्यूएबल यानी कि एक समय बाद वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे. जैसे मान लीजिए मिनरल्स, ज़मीन के अंदर आयरन ओर है, हम निकालते ही चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ज़मीन के अंदर से आयरन ओर की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. तो ऐसा फैक्टर क्या कहलाता है? नॉन रिन्यूएबल कहलाता है. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लेटेड और एग्जॉस्टेड लाइक ट्रीज, फिशेस एट्सेट्रा. यानी ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ करते भी जाएंगे लेकिन कभी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे. ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए. और नॉन रिन्यूएबल जो एक समय सीमा के बाद में ख़त्म हो जाएंगे कि विच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज़ लाइक फॉसिल फ्यूल एट्सेट्रा. कि फॉसिल फ्यूल वगैरह जैसी चीज़ें जो एक लिमिट है वहीं तक है, उसके बाद में हम फिर भी कंटिन्यू उनका यूज़ करना जारी रखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे. एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ जनरेट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द एनवायरनमेंट. कि जब भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन करने के बाद जो भी वेस्टेज निकलता है उसको हमारा एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है. एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. Some basic necessities of life, sun, soil, water and air are part of environment. कि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जैसे कि सनलाइट, मिट्टी, वाटर, एयर, ये सब कुछ जो है वो सब किस में शामिल है? एनवायरनमेंट में. सो एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग दीज एसेंशियल एलिमेंट्स. यानी किसी भी व्यक्ति की लाइफ तभी सस्टेनेबल है जबकि हमें नेचुरल रिसोर्सेस एनवायरनमेंट से हवा, पानी, रोशनी सब कुछ मिल रहे हों. It provides aesthetic services. Aesthetic services means environment includes क्या क्या शामिल है? Land, forest, water bodies, rainfall, air, atmosphere, etc. People enjoy the scenic beauty of these elements. कि लोग इन ब्यूटीज़ का, रेनफॉल का, माउंटेन्स का, सबका एंजॉय करते हैं. लाइक दैट ऑफ हिल स्टेशंस. सच एलिमेंट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. और ये सारी चीज़ें जो ब्यूटी है नेचर की, एनवायरनमेंट की जो ब्यूटी है, लोगों की लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाती है.
The environment is able to perform these functions without any interruption as long as demand on these function is within its carrying capacity. कि एनवायरनमेंट इज़ एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शन, कि एनवायरनमेंट से ये सारे फंक्शन, चारों फंक्शन तभी परफॉर्म कर पाएगा जबकि उसकी डिमांड कैरिंग कैपेसिटी के अंदर होगी। तब हम ज़रूरत से ज़्यादा एनवायरनमेंट को मिसयूज़ करते ही चले जाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट जो हमारे बेनिफिट के लिए वो एक ना एक दिन हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। रीजंस फॉर एनवायरनमेंट क्राइसिस, एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है, क्राइसिस हो रहे हैं, उसके लिए क्या रीजंस हैं? द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैज़ पुट ह्यूज स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट, कि जनसंख्या के बढ़ते जाने के कारण द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, कि विकासशील देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो इससे इन्वायरमेंट पर स्ट्रेस बढ़ रहा है। मेनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड द वेस्टेज जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। Absorptive capacity means the ability of environment to absorb degradation, कि जो हमारे पॉल्यूशन को, डिग्रेडेशन को अपने आप संभाले, अपने आप में एब्जॉर्ब कर ले, वो हमारा एनवायरनमेंट है। द वेरियस रीज़न फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस आर समराइज्ड इज अंडर, कि एनवायरनमेंट क्राइसिस के क्या अलग अलग रीज़न हैं। द पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन मीन्स जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसकी वजह से जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी पॉल्यूशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, वेस्टेज उतना ज़्यादा निकलेगा। And advent of India's industrial revolution has increased the demand for environmental resources, but their supply is limited due to overuse or misuse. उनकी सप्लाई के रिसोर्सेज तो बहुत है हमारे पास, लेकिन उनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड हो गई। किस वजह से? मिसयूज़ होने की वजह से, ओवर यूज़ होने की वजह से। द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज़ एग्जॉस्टेड सम ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज। Due to this, huge amount of money is spent on technology and research to explore new resources. Extinction of many resources and continuous rise in population has also resulted in environmental crisis, कि एक्सटेंशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज एंड कंटिन्यूस राइज, कि रिसोर्सेज का यूज़ करते ही जाना, जनसंख्या का बढ़ते ही जाना, उसकी वजह से मेन रीज़न है कि हमारा एनवायरनमेंट क्राइसिस होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा। Due to affluent consumption and production standard of the developed world, the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment, कि कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, इसलिए प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए प्रोडक्शन के साथ साथ में फैक्ट्रीज़ का वेस्टेज भी बढ़ता जा रहा है, और वो वेस्टेज इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हमारे एनवायरनमेंट की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से भी आगे निकल गया है, इसलिए हमारा एनवायरनमेंट प्रॉब्लम में है। The development process has polluted the atmosphere and waters, and there is decline in air and water quality. 70% of the water in India is polluted, कि जितना ज़्यादा हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं तो हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत पॉल्यूटेड होने लगा। पानी पॉल्यूटेड है, हवा पॉल्यूटेड है, हमारी सॉइल पॉल्यूटेड है। इट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटरबोर्न डिसीजेज, और पॉल्यूशन फैलने के कारण लोगों के अंदर पानी और सांस की बीमारियां पनपने लगी। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ ऑल्सो राइजिंग, कि हेल्थ पर जो खर्चा है वो भी बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ ऑल्सो राइजिंग, स्वास्थ्य पर, जनता के स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का खर्चा बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन होने की वजह से कई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से सरकार का बहुत सारा खर्चा हेल्थ इश्यूज़ पर हो रहा है। नेक्स्ट है रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, रीज़न फॉर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन,
कि सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप की वजह से भी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, कि इन द पास्ट डिमांड वाज लेस देन सप्लाई, कि जब पॉपुलेशन कम थी तो सप्लाई की अपेक्षा डिमांड एनवायरनमेंट की कम थी। In the early days of civilization, demand for environmental resources and services was much less than their supply. कि civilization हो जाने के कारण, population बढ़ने के कारण environmental resources की demand supply से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। Pollution was within the absorptive capacity of the environment. एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलने लगा। rate of resources extractions has less than the rate of regeneration of these resources, कि रिसोर्सेज का रीजनरेशन नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा उसका एक्सट्रैक्शन होता जा रहा है, यानी रिसोर्सेज धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। प्रेजेंटली डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, कि और आज के समय में हम देखें तो रिसोर्सेज की डिमांड सप्लाई से कई ज़्यादा है। इन द प्रेजेंट पीरियड द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ इन फार एक्सेस ऑफ सप्लाई, कि रिसोर्सेज की जितनी सप्लाई है उससे बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड इज़ बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज विद द पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन and with the advent of industrial revolution the pressure on the absorptive capacity of the environment has increased tremendously, कि जनसंख्या बढ़ते जाने के कारण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होते जाने के कारण पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और रिसोर्सेज का पॉल्यूशन भी होता जा रहा है, और एनवायरनमेंट की जितनी कैपेसिटी है उस पॉल्यूशन को अपने आप में समा लेने की, उसको कंट्रोल करने की, वो कैपेसिटी अब कम पड़ने लगी है। We are now faced with increased demand for environmental resources and services, but their supply is limited due to overuse and misuse. डिमांड तो बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई उसकी लिमिटेड है। Hence the environmental issues of waste generation and population have become critical today. ग्लोबल वार्मिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशन, कि जब अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, ओशन का जो टेम्परेचर है एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है। During the past century, the atmosphere temperature has risen by 1.1 Fahrenheit, 0.6 centigrade, and sea level has risen several inches. कि ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, यानी पिछले सेंचुरी के दौरान एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था और सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉजेज़ हैं कि बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़रूरत की जनता अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए फायर भी यूज़ करती है, तो बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एट्सेट्रा। डिफॉरेस्टेशन, with increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से यानी पेड़ों को काटते जाने की वजह से एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता जा रहा है। मीथेन गैस रिलीज्ड इन एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट जो होता है डंग वगैरह, उसके अंदर मीथेन गैस रिलीज होने लगी, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इंक्रीज्ड कैटल प्रोडक्शन विच कंट्रीब्यूट टू डिफॉरेस्टेशन, मीथेन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये इसके मेन रीज़न हैं ग्लोबल वार्मिंग के। मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मेन इफेक्ट क्या है। आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड स्पेशली एट द अर्थ्स पोल, अर्थ के पोल पर आज मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, आइस पिघलने लगी है। इट हैज़ लेड टू स्टीप राइज इन सी लेवल एंड कोस्टल फ्लडिंग, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघलने की वजह से नदियों में और नदियों से समुद्र में आने की वजह से सी लेवल बढ़ता जा रहा है और सी फ्लडिंग की प्रॉब्लम होने लगी। Hurricanes and other tropical storms are likely to become stronger, जो हमारे स्टॉर्म्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होने लगे।
increased incidence of tropical diseases like malaria, cholera, dengue, chikungunya, etc. There are thousands of species in danger of becoming extinct forever. Ozone depletion. In my next video, I will teach you ozone depletion.